अभी तक बच्चे हम लोग प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। इसके आगे क्या है? अपरिमेय संख्याएं। पिछले अनुच्छेद में हमने यहाँ देखा है कि संख्या रेखा पर ऐसी संख्याएं भी हो सकती हैं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं। इस अनुच्छेद में हम इन संख्याओं पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने जिन संख्याओं पर चर्चा की है वह p/q के रूप की रही हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। जो हर था p/q में एक q, ये हर, ये 0 के बराबर नहीं है। हर नॉट इक्वल टू क्या है? 0। आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसी भी संख्याएं हैं कि क्या ऐसी भी संख्याएं हैं जो इस रूप की नहीं होती हैं? वस्तुतः ऐसी संख्याएं होती हैं। तो हम कहेंगे ऐसी भी संख्या होती है जो p/q के रूप की नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे एक वैज्ञानिक हैं, आप देख रहे हैं उनको, पाइथागोरस नाम इनका, ठीक है। और पाइथागोरस के प्रमेय भी क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो। लगभग 400 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। ग्रीस के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस के अनुयायियों का मतलब होता है शिष्य या उनको मानने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, ने इन संख्याओं का सबसे पहले पता लगाया था। इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है, क्योंकि इन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। यानी p/q के रूप का इन्हें नहीं लिख सकते हम, ठीक है। जब p/q के रूप का नहीं लिख सकते हैं तो इन्हें हम क्या कह रहे हैं? अपरिमेय संख्याएं कह रहे हैं। पाइथागोरस के एक अनुयायी क्रोटोन, क्या नाम है देखो ध्यान से, क्रोटोन के हिपाक्स द्वारा पता लगाई गई अपरिमेय संख्याओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां हैं। हिपाक्स का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा है, ठीक है। यानी इनके बारे में कोई पता नहीं है कैसे क्या है, मरे हैं, लेकिन कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं। चाहे इसका कारण इस बात की खोज हो कि √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। या इस खोज के बारे में बाहरी दुनिया को उजागर करना हो, ठीक है, कि इन्होंने बता दिया हो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इनको मार दिया गया हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है मे बी। अब इन संख्याओं की परिभाषा हम लोग देख लेते हैं क्या है। संख्या यश को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा ना जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0। यानी इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। जैसे अगर p/q के रूप में लिख लेते हैं तो उसे परिमेय संख्याएं कहेंगे, अगर नहीं लिख पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याएं। आप यह जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती हैं, यानी परिमेय संख्या होती हैं। इसी प्रकार अपरिमित संख्याएं यानी अपरिमेय संख्याएं भी क्या होती हैं? अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। इनकी कुछ उदाहरण देखिए, √2, √3, √15, पाई, ये 0.011, 0.111, 0.111 इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आपको याद होगा कि जब कभी हम प्रतीक एक करणी का चिन्ह है, ठीक है, का प्रयोग करते हैं तब हम यह मानकर चलते हैं कि यह संख्या का धनात्मक वर्गमूल है। अतः √4 यानी √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। यद्यपि 2 और -2 दोनों ही संख्या 4 के वर्गमूल है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होता है इस प्रकार से रूट अगर लगा है तो धनात्मक वर्गमूल लेंगे हम लोग। क्या? धनात्मक वर्गमूल लेते हैं। ऊपर दी गई कुछ अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए अनेक वर्गमूलों में संख्या पाई से आप परिचित हो चुके हो, ठीक है। 2πr जो क्लास 8 में आपने वृत्त पढ़ा होगा, वृत्त का चैप्टर, ठीक है। यानी परिध का जब फार्मूला आपने पता किया होगा 2πr आया होगा, या πr² वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। पाइथागोरस के अनुयायियों ने सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में 425 ईसा पूर्व के आसपास साइरिन के थियोडोरस ने दर्शाया कि √3, √5, 6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 और √17 भी अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी √2, √3, √5 की अपरिमेयता की उत्पत्तियों पर चर्चा कक्षा 10 में की जाएगी। यानी इसको हम सिद्ध करेंगे कि √2, √3 और √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, 10th के पहले अध्याय में पढ़ोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9th के पहले अध्याय में इसको पढ़ रहे हो,
उस 10th के पहले अध्याय में आप उसको पढ़ोगे। ठीक। हजारों वर्षों से विभिन्न संस्कृतियाँ इससे परिचित रही हैं, परंतु 1700 ईस्वी के अंत में ही लैम्बर्ट और लेजांड्रे, दो नाम है, लैम्बर्ट और लेजांड्रे ने सिद्ध किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अगले अनुच्छेद में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो संख्या लिखी गई इतनी बड़ी सी, ठीक है, और पाई अपरिमेय क्यों है। अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग इसको, या प्रश्नावली में। आइए हम पिछले अनुच्छेद के अंत में उठाए गए प्रश्नों पर पुनः विचार करें। इसके लिए परिमेय संख्याओं वाला थैला लीजिए। जो परिमेय संख्याओं का थैला था उसको लिया हमने। अब यदि इन सभी परिमेय संख्याओं, इसमें अपरिमेय संख्याओं को भी डाल दें इस थैले में, परिमेय संख्या थी, अपरिमेय संख्या भी डाल दिया हमने। परिमेय प्लस क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। परिमेय संख्या हो गई और अपरिमेय संख्या हो गई इस थैले में। तो इस थैले में जब परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गई तो इस थैले को हम लोग रियल नंबर दे देते हैं नाम, वास्तविक संख्या। तो जो वास्तविक संख्या है ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना है। ठीक है, यानी दोनों को जब इकट्ठा कर लेंगे तो हमें रियल नंबर मिल जाएगा। अब ऐसे में संख्या रेखा पर कोई भी स्थान खाली नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी या तो वहाँ पे परिमेय संख्या होगी किसी स्थान पर, संख्या रेखा पर कोई भी स्थान ले लें हम, कोई भी स्थान ले ले, या मान लो कि पॉइंट यहाँ पे हमने ले लिया है यहाँ पे, तो या कोई परिमेय संख्या होगी या तो अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन एक निश्चित संख्या होगी जो भी होगी। ठीक है, जिसे आर से दिखाएंगे, रियल नंबर को आर से दिखाएंगे, वास्तविक संख्या। ठीक है, अतः वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, यानी वास्तविक संख्या जो होगी या तो परिमेय होती है, आप तो अपरिमेय होगी। अब हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। यानी चाहे कोई पॉइंट आप ले लो, ठीक है, आप कहते हो कि कोई संख्या ले लेते हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो चाहे परिमेय संख्या हो, संख्या रेखा पर उसे आप दर्शाने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए सिर्फ एक फिक्स पॉइंट आपको मिलेगा, कोई भी कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन फिक्स पॉइंट रहेगा उसके लिए कि आप उसे दर्शा सकते हो। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या निरूपित करता है। यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहा जाता है। अब यहाँ पे दो और वैज्ञानिक इनको देख लेते हैं। 1870 में दो जर्मन गणितज्ञ कैंटर और डेडिकिंड, एक कैंटर है एक क्या है, डेडिकिंड है, ने इसे भिन्न भिन्न विधियों से सिद्ध किया था। उन्होंने यह दिखाया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत वास्तविक संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है और संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु के संगत एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होती है। यानी अगर संख्या रेखा पर कोई बिंदु लेंगे तो उसके लिए कोई एक अद्वितीय संख्या होगी, और कोई संख्या लेते हैं तो उसके लिए संख्या रेखा पर कोई एक बिंदु आपको मिल जाएगा। ये हैं जी कैंटर और ये हैं क्या, आर डेडिकिंड। अब देखिए यहाँ पे कुछ संख्याओं का निर्धारण किया गया, जैसे रूट दो आप प्रमेय क्या पढ़ते हो, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हो। ठीक है, आपको मालूम है पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे अगर एक इकाई हो जाए और एक इकाई हो जाए, 90 अंश का कोण हो जाए किसी त्रिभुज में, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है कर्ण का वर्ग, तो एक का वर्ग 1 होता है, फिर एक का वर्ग 1, यानी कितना आ गया है, √2 आ गया। ठीक है, तो √2 हो गया इस प्रकार से। तो √2 को जैसे दिखाना हुआ तो हम लोग दिखाएंगे कैसे, यहाँ ऊपर भी हम लोग बना लेते हैं, ये रेड कलर की पेन है। ठीक, मान लो यहाँ पे 0 है, 0 से आगे 1 होता है, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ आगे भी कुछ रहेगा, इधर -1 और माइनस में 2। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई यहाँ पे लंब ड्रा कर लेंगे, यानी एक इकाई इधर है तो एक इकाई इधर भी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे कितना आएगा, ये 2 आएगा, रूट में कितना आएगा, √2। अब पाइथागोरस प्रमेय तो यूज़ करना आता है। अब आपके पास एक गोला प्रकार होगा बच्चे, तो गोला प्रकार से एक यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, प्रकार की वो नोक जो रहती है, ठीक है, और पेंसिल को यहाँ पे रखेंगे इस त्रिभुज के शीर्ष पर, यानी अगर इसको ए दे दें तो ए पर रखेंगे,
तो और इसको प्रकार को ऐसे हम लोग घुमाएंगे ऐसे आगे, ठीक है। तो घुमाने पर देखिए प्रकार कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे। तो इस जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट को आप हरे कलर से दिखा देते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है, जो हरे कलर में पॉइंट है, यही क्या है, संख्या रेखा पर √2 है, ठीक है। क्या है, √2। तो यहाँ से यहाँ तक √2 हो गया आपका। उम्मीद इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब देखिए अगर हमें √2 मालूम है तो √3 भी पता कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखिए संख्या रेखा पर √2 हमने दिखाया था, ये 0 था, मान लो यहाँ पे 1 रहा होगा और यहाँ पे क्या रहा होगा, √2। जहाँ पे √2 है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर हम 1 ड्रा करेंगे, 1 यूनिट, कितना, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लंब ड्रा कर देंगे, यहाँ से एक मिला दिया हमने ओ से, मान लो यहाँ पे पॉइंट बी है। अब जो बी है ये कितना आएगा, √3 आएगा। ओ बी की लंबाई कितनी आएगी, √3। क्यों √3 आएगी, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए √2 का वर्ग आएगा 2, √2 का वर्ग कितना हो गया, ये 2, फिर यहाँ पे 1 है परपेंडिकुलर, 1 बराबर कितना आ गया, रूट में 3, तो √3 है। अब प्रकार को आप रखिए और घुमा दीजिए, यहाँ से प्रकार को आप यहाँ पे रखिए और ऐसे ऐसे गोला प्रकार घुमा दीजिए, तो यहाँ पे पॉइंट मिला, तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, √3, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको √4 पता करना हो, √5 पता करना हो, तो ऐसे आप आगे पता कर सकते हो, ठीक है। अगर उसके पहले का आपको पता होता है तो जैसे अगर √n-1 का निर्धारण आपको मालूम है कहाँ पे है, √n-1 संख्या रेखा पर, तो हम √n पता कर सकते हैं। अब इस बात को आगे देखते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.2 सत्य और असत्य कथन बताना है और कारण भी बताना है अपने उत्तर के लिए। कह रहा है प्रत्येक परमेय अपरमेय संख्या, यहाँ पे अपरमेय लिखा गया है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो आप कहेंगे हाँ, प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में या तो परमेय संख्या आएंगी या तो अपरमेय संख्या आएंगी। तो जितनी भी अपरमेय संख्याएं होंगी वो तो वास्तविक संख्या में तो होंगी ही। सो ये बात क्या है, सत्य है। अब सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है तो आप कहोगे ऐसा नहीं है, क्योंकि √m में का मतलब होता है धनात्मक वर्गमूल। क्या होता है, धनात्मक वर्गमूल। तो क्या सिर्फ धनात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर होती हैं, नहीं, संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो बात सत्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप √m के रूप की संख्याएं देखेंगे तो आप 0 के दाहिनी तरफ की संख्याएं पाएंगे, ठीक है, और बाईं तरफ की संख्याएं छूट जाएंगी। तो बात क्या हो गई, यहाँ पे असत्य हो गई। ये क्या है आपका, असत्य है, यानी सेकंड कथन क्या है, ये गलत है। थर्ड कथन देखेंगे हम लोग, क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये बात यहाँ भी असत्य है, ये भी, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक संख्याओं में परमेय संख्याएं भी आती हैं। जैसे मान लो 2 ले लिया आपने, 2 क्या है, परमेय संख्या है, ये वास्तविक संख्या भी है। तो केवल यहाँ पे वास्तविक संख्याओं में अपरमेय संख्या नहीं, परमेय संख्याएं भी आती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या दिया गया है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी कौन सी वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या है। तो हम कहेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय नहीं होता, अपरमेय भी होते हैं। जैसे आप 4 ले लो, ये धनात्मक परमेय संख्या है, नहीं धनात्मक पूर्णांक है, इसका वर्गमूल ले लो तो कितना आया आपका, 2 आएगा, जो कि क्या एक परमेय संख्या है। तो एक एग्जाम्पल ये हो गया। जैसे आप 9 ले लो, 9 का वर्गमूल क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 भी क्या है, एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या है। अगर आप रूट में 1 ले लो, 1 का इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ये भी क्या है, परमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्या √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाएगा। तो √5 को यहाँ पे निरूपित करने का प्रयास करते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपके पास एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, 1 है, यहाँ पे कितना होगा, 2। अब देखिए
अगर हमें 4 मालूम हो तो 5 पता कर सकते हैं। 4 का मतलब क्या, √4। √4 बराबर कितना होता है, 2। यानी 2 हमें मालूम है। अब 2 मालूम है तो 2 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कितने इकाई का, 1। हमेशा 1 इकाई का परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और इसको हमेशा मूल बिंदु से मिलाएंगे, 0 से। 0 से मिला दिया, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया क्या, ए। अब देखिए चूँकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ये दूरी, इस दूरी की बात कर रहा है, इस दूरी की बात, ये कितना है, 2। तो 2 है यहाँ पे, तो 2 दूना 4 और 1 5, या ऐसे कह लो 2 का वर्ग होता है 4 और 1 √5। तो ये √5 हो गया, √5। अब प्रकार आपके पास है, प्रकार को ऐसे घुमाइए इसके शीर्ष से होकर। देखिए बी का जो शीर्ष है यहाँ से होके हम गुजारेंगे इसको, तो जहाँ पे इस लाइन को काटेगा, ठीक है, यही पॉइंट होगा आपका √5। कितना पॉइंट होगा, √5। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप है। तो आप अभी तो कक्षा आपकी क्लास चल नहीं रही है, घर पे होंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पे करना क्या, आपको एक प्लेन पेपर लेना है, एक प्रकार लेनी है, पटरी, पेंसिल लेनी है। एक संख्या रेखा बनाइए वहाँ पे आप पहले, फिर संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाइए, 0 1 2 3 4, इस प्रकार संख्या दर्शाएंगे। अब सबसे पहले एक पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का। जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी यहाँ भी आप लेंगे, जितनी दूरी इधर होगी उतनी दूरी यहाँ भी, यानी दोनों दूरियाँ क्या होंगी, समान होंगी। ये देखिए, ये 0 से ये दूरी और इस पर जो परपेंडिकुलर समान ले लो। अब इसके बाद आप यहाँ से इसको मिला दो, इसको मिलाया आपने, इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, एक है तो कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। अब 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे फिर 1 यूनिट यहाँ पे लेंगे, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। फिर और ऐसे आप बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करेंगे घर पे। तो आगे क्या हम लोग पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो आज के लिए केवल इतना ही है, आप लोग पढ़ेंगे।